So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUET Chemistry. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. सो इस क्लास में हम पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करने वाले हैं. इस क्लास में हम पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करने वाले हैं. नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म करने वाले हैं. ठीक है, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने नीट के, तो वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद. ठीक है, हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे. तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते वीडियो को. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपको यहाँ पे नीट और सीयूटी का फ्री कंटेंट मिल रहा है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो. बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स बिगिन. तो देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो पहले ध्यान समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है एक्चुअली. देखो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, एक हमने बीकर ले लिया है और बीकर में हमारे पास पानी है. ठीक है, बीकर में हमने पानी है और हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. इसको हीट कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. वी आर हीटिंग इट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं, हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और हमने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया है. अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे. थोड़ी देर बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे. और क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ देर बाद जो मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के लिक्विड के, कुछ मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होंगे. और कुछ देर बाद जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कोलाइड होंगे, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि कवर्ड है. ठीक है, कवर्ड है इसलिए बाहर तो जा नहीं सकते हैं. तो ये क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे. आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे. और कोलिजन की वजह से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. मतलब हमारे पहले क्या हो रहा था, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे थे और फिर गैस मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हुए, फिर गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए. और एक ऐसा पॉइंट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको लगेगा कि ये रिएक्शन रुक गई है. मतलब वहां पर क्या होगा, equal number of gas molecules will convert to liquid molecules and equal molecule of liquid molecules convert into gas molecules. मतलब गैस के equal number of molecules convert हो रहे हैं लिक्विड में और उतने ही molecules लिक्विड के convert हो रहे हैं गैस में. तो अगर बाहर से देखा जाए इस रिएक्शन को, अगर इस रिएक्शन को बाहर से देखा जाए मतलब ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट ये रिएक्शन रुकती नहीं है. कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहा होता है गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैस में. इसी पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन है, ये रिवर्सिबल का साइन है. ठीक है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. आए समझ में? तो बस जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ा देता हूं आपको. क्या लिखा हुआ है यहां पर, वी से दैट द सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम स्टेट एट दिस स्टेज. जो मैंने आपको बताया, इट गिव राइज टू एट अ कांस्टेंट वेव प्रेशर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक और बात बता दूं आपको मैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो गैस का प्रेशर होता है, जो गैस का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर. जो गैस का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर. कब, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है. दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम पे ही आप बोल सकते हो कि जो गैस का प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर के इक्वल है. इट गिव राइज टू कांस्टेंट वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द लिक्विड, जितने लिक्विड में से निकल रहे हैं उतने ही लिक्विड में वापस आएंगे. ठीक है, लिविंग द लिक्विड equal to the number of returning to the liquid from the vapor. Very important. We say that the system has reached equilibrium state. However, there is not static equilibrium. Not static मतलब static नहीं है, रिएक्शन रुकी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहे और गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहे. ऐसा नहीं है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहे और गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहे. ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली कन्वर्जन होता है बट इक्वल रेट पे. वेरी इंपॉर्टेंट, बट इक्वल रेट पे. हैंस देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट दिस बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर. Thus at equilibrium the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. Very important point. The rate of evaporation, liquid to vapor and vapor to liquid, is equal. The double half arrows indicate that the process in both directions are going in simultaneously. Simultaneously जा रही है और rate भी जो है वो same है. मतलब rate of evaporation is equal to the rate of condensation. The mixture of reactant products in the equilibrium state is called equilibrium mixture. जो reactant जब equilibrium maintain हो गया है तो जितने number of reactant side है और जितने number of प्रोडक्ट साइड है उस मिक्सचर को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर. मतलब अब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और इक्विलिब्रियम के पहले मिक्सचर ही बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो अब हमको पहले इक्विलिब्रियम पढ़ना है फिजिकल प्रोसेस में. ठीक है, इक्विलिब्रियम को पढ़ना है फिजिकल प्रोसेस में. तो पहले हमको पढ़ना है सॉलिड टू लिक्विड. तो सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम मतलब हम क्या कर रहे हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. वी ऑब्जर्व दैट मास ऑफ आइस इन वाटर डू नॉट चेंज विद टाइम एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो कुछ देर बाद आपको पता लगेगा
कि इक्वल नंबर ऑफ आइस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर में और इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं आइस में, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, आपका एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आएगा। अगर आपने टेंपरेचर चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टेंपरेचर भी होगा। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस एंड एडर टू इट एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस एस्केप इनटू द लिक्विड फेज, क्योंकि वो कोलिजन करेंगे तो वापस लिक्विड फेज में चले जाएंगे। There is no change of mass of ice in water as the rate of transfer of molecules from ice into water and of reverse transfer from water into ice are equal, क्योंकि रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। The rate of melting and the rate of fusion is equal. It is obvious that the ice and water are in equilibrium only at a particular temperature, जो मैंने आपको बताया, and pressure. For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature, very important, ध्यान से देख लो, the temperature at which the solid and liquid phases are equilibrium, ठीक है, solid और liquid phase equilibrium में आ जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको आइस से वाटर कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट हो गया आइस से वाटर, अगर वाटर से आइस जा रहे हो तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, दोनों ही प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली होती है। बोथ द प्रोसेस अकर द सेम रेट सो दैट अमाउंट ऑफ आइस इन वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांस्टेंट रहता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बच्चों को लगता है अमाउंट इक्वल हो गया है, अमाउंट कांस्टेंट हो गया है। अमाउंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मान लेते हैं हमारे पास ये 5 मोल पर लीटर है इक्विलिब्रियम पे, तो ये 6 भी हो सकता है, ठीक है, 6 मोल पर लीटर भी हो सकता है। तो अमाउंट सेम नहीं है, देखो अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट कांस्टेंट हो गया है। अमाउंट सेम कब हो सकता है, अमाउंट सेम हो सकता है, ठीक है, अमाउंट सेम हो सकता है, बट इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, ठीक है। अमाउंट सेम इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो कुछ रिएक्शन में हो सकता है, कुछ रिएक्शन में नहीं हो सकता। तो अमाउंट सेम होना या ना होना वो हम को पता, वो हम नहीं बोल सकते, बट अमाउंट कांस्टेंट हो गया वो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक है। अमाउंट कांस्टेंट हो गया वो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, बट अमाउंट सेम इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कुछ रिएक्शन में हो सकता है, कुछ रिएक्शन में नहीं हो सकता, तो हम जनरलाइज वे में नहीं बोल सकते, ठीक है, जनरलाइज वे में हम नहीं बोल सकते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। बच्चे बोलते हैं कि अमाउंट सेम हो गया, अमाउंट सेम नहीं हुआ है, अमाउंट इक्वल नहीं हुआ है, अमाउंट कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अमाउंट कांस्टेंट हो गया मतलब अब आइस हमेशा हमारा 5 मोल पर लीटर रहेगा जब तक हमने टेंपरेचर चेंज नहीं करा है, ठीक है, जब तक हमने टेंपरेचर चेंज नहीं करा है वो 5 मोल पर लीटर रहेगा और 6 मोल पर लीटर हमारा वाटर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या करा है, इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करा है जिससे पता लगा कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। तो देखो उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने ड्राइंग एजेंट लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 लिया है या CaCl2 लिया है। इस प्लेस फॉर अ फ्यू आवर्स इन द बॉक्स। उन्होंने क्या करा, देखो उन्होंने एक बॉक्स में क्या कर दिया, CaCl2 रख दिया या तो या P2O5 रख दिया। अब ये क्या है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मॉइस्चर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मॉइस्चर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी वजह से यहाँ पर कोई पानी नहीं होंगे, कोई पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। अगर कोई पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो वेपर के मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, वेपर के मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे। वेपर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल और P इंटरनल सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो मैनोमीटर है, ठीक है, ये मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर मतलब जिससे आप प्रेशर मेजर कर सकते हो, ठीक है। टू मेजर द प्रेशर वी यूज द मैनोमीटर। जैसे हम थर्मोमीटर यूज करते हैं टेंपरेचर के लिए, वैसे हम प्रेशर यूज करते हैं मैनोमीटर, प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज करते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जब कैल्शियम क्लोराइड रखा तो वहां पे जो P इंटरनल और P एक्सटर्नल सेम है, ठीक है, P इंटरनल और P एक्सटर्नल क्या हो गए, सेम हो गए। तो देखो यहाँ पर सेम है। जैसे उन्होंने वाटर रखा और इस वाटर को क्या करा, हीट करा, थोड़ा डिश ऑफ वाटर मतलब वाटर रखा एक बोल में, तो क्या हुआ, वहां पे हीट करा उसको, तो धीरे धीरे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो गैस है वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे या गैस और लिक्विड जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब वहां पर जो रेट है वो दोनों का सेम हो जाएगा। उस पॉइंट पे देखना, उस पॉइंट पे क्या होगा, जो मैनोमीटर है, देखो प्रेशर लगेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स बन रहे तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस ऐसा हो गया है, बाहर का प्रेशर ऊपर ज्यादा कम हो गया है क्योंकि यहां से प्रेशर लग रहा है, तो ये जो लेवल है वो गिर गया है और ऊपर का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो ये लेवल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जो ये लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उस पॉइंट पर हमने बोला कि इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है, उस पॉइंट पर हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। तो दैट्स हाउ दे हैव एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड और दे हैव एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटली थ्रू दिस मैनोमीटर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, वाटर वेपर एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा 1.013 बार पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर आपने टेंपरेचर या प्रेशर चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस एट दिस प्रेशर फॉर एनी प्योर लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार। The temperature at which, very important point, the liquid and vapors are at equilibrium is called the normal boiling point of liquid.
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करेगा। और आपको ये बताना चाहिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, किसके, वेपर प्रेशर के। जितना कम वेपर प्रेशर, ठीक है, जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जितना कम वेपर प्रेशर हमको उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेक इट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना कम वेपर प्रेशर होगा उतना हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये आपको पता होना चाहिए दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। आई होप इट्स क्लियर। और बॉइलिंग पॉइंट हम कब बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हम बोलेंगे जब 1.013 बार प्रेशर होगा। तो यहां पर H2O लिक्विड, H2O वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। चलते हैं आगे। तो नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो ये भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन करा है एक्सपेरिमेंट करके। देखो उन्होंने क्या करा है, I2 क्रिस्टल रखे हैं, ठीक है, I2 क्रिस्टल रखे हैं। उन्होंने क्या करा, बाद में हीट करा इसको, बाद में हीट करा। हीट करने के बाद क्या हुआ, वेपर्स आएंगे। और हमको सबको पता है कि जब I2 को हम बर्न करते हैं तो कौन से वेपर्स होते हैं, वॉयलेट कलर के वेपर्स आते हैं, ठीक है, वॉयलेट कलर के वेपर्स आते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ देर उन्होंने रिएक्शन करी, I2 को जलाया, उन्होंने I2 को बर्न करा। I2 मतलब आयोडीन के क्रिस्टल, ठीक है, I2 मतलब आयोडीन के क्रिस्टल को बर्न करा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जो इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इंक्रीज हो रही थी। और थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द वेसल गेट्स फिल्ड अप विद वॉयलेट वेपर एंड द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस विद टाइम। आफ्टर सर्टेन टाइम द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कांस्टेंट, ठीक है, कुछ देर बाद कांस्टेंट हो गई। उस टाइम क्या पता लगा, एट दिस स्टेज द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है। उस टाइम क्या पता लगा, जब वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई उस टाइम बोल सकते हैं कि जो I2 सॉलिड है, जो I2 सॉलिड है वो इक्विलिब्रियम में आ गया, किसके साथ, I2 गैस के साथ। मतलब अब इक्वल नंबर ऑफ वेपर जो है कन्वर्ट हो रहे हैं सॉलिड में, और इक्वल नंबर ऑफ सॉलिड जो है कन्वर्ट होने हैं वेपर में। इस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि जो सॉलिड और गैस है, जो I2 सॉलिड और I2 गैस है वो इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। कैसे पता लगा उन लोगों ने, फिजिकली और एक्सपेरिमेंटली। इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर बिकम कांस्टेंट, जो इंटेंसिटी थी वॉयलेट कलर की वो कांस्टेंट हो गई। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कैम्फर के साथ भी, कैम्फर सॉलिड करा उन्होंने कैम्फर वेपर के साथ, और NH4Cl सॉलिड और NH4Cl वेपर भी करा। तो ये ऐसे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम सॉलिड लिक्विड्स पे, ठीक है, कि सॉलिड और लिक्विड्स का हम इक्विलिब्रियम कैसे प्रूव करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, देखो ध्यान से सुनना, एक ग्लास में पानी लिया, उसमें चीनी डाली तो चीनी घुल गई, और डालते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीनी जो है घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीनी जो है वो घुलना बंद हो जाएगी, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, आप जो चीनी डाल रहे हो वो घुल रही है, एक्चुअली वो ऐसा नहीं कि वो नहीं घुल रही, वो चीनी घुल रही है, बट जो चीनी सॉल्यूशन में थी वो वापस आ रही है सॉल्यूशन से। मतलब आप जो चीनी डाल रहे हो, ये हमारा सॉल्यूशन है, हमने चीनी डाली तो ये चीनी जो है वो जा रही है वापस, बट सॉल्यूशन में से, ठीक है, ध्यान से देखना, जो सॉल्यूशन में चीनी पहले से डिसॉल्व थी वो वापस ऊपर आ गई है, ठीक है, वापस बाहर आ गई सॉल्यूशन से, मतलब सॉलिड बन गई है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन और शुगर सॉलिड इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में किसके साथ इक्विलिब्रियम होता है, शुगर सॉल्यूशन और शुगर सॉलिड का इक्विलिब्रियम होता है। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन शुगर। मतलब जितनी रेट से शुगर डिसॉल्व हो रही है उतनी ही रेट से जो शुगर डिसॉल्व थी वो वापस सॉलिड बन रही है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, ठीक है। उतनी ही रेट से जो डिसॉल्व शुगर थी वो क्रिस्टलाइज्ड हो रही है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए हमने बोला शुगर सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद शुगर सॉलिड, और इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि पूरे टाइम डिसॉल्यूशन होगा और पूरे टाइम क्रिस्टलाइजेशन होता जाएगा, ऐसा नहीं कि रुक गई रिएक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं होता, रिएक्शन रुक गई है। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, जो मैंने आपको बता दिया है। इक्वालिटी ऑफ द टू स्टेट्स एंड डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बीन कंफर्म विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव शुगर, ठीक है। उन्होंने रेडियोएक्टिव शुगर यूज करी। रेडियोएक्टिव शुगर यूज करने से क्या पता लगा उनको कि उन्होंने एक तो यूज करा C6H12O6, एक तो ये शुगर यूज करा, और उन्होंने यूज करा C6D12O6। तो उन्होंने देखा कि जो पहले तो इक्विलिब्रियम पे आ गए, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन भी हो गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन भी हो गई। तो देन आफ्टर सम टाइम द रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व बट बोथ इन द सॉल्यूशन इन शुगर सॉलिड शुगर। इनिशियली देयर वर नो रेडियोएक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, बट ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द रेडियोएक्टिव एंड नॉन रेडियोएक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू फेसेस, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा था, देखो उन्होंने एक बीकर लिया, उसमें इधर था C6D12O6 और इधर था C6H12O6।
शुरू में तो क्या हो रहा था, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या देखा, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद भी क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था, जो हमारा रेडियोएक्टिव शुगर था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था, और जो नॉन रेडियोएक्टिव शुगर था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था। इससे क्या पता लगा कि जो इक्विलिब्रियम था वो डायनेमिक था, मतलब रिएक्शन तो चल रही थी, रिएक्शन अभी भी चल रही है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, जब भी रिएक्शन चल रही है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेडियो एक्टिव शुगर है वो मिक्स हो रहा है किसके साथ, नॉन रेडियो एक्टिव के साथ, और जो नॉन रेडियो एक्टिव है वो मिक्स हो रहा है रेडियो एक्टिव शुगर के साथ। तो ये उन्होंने बताया है इसमें। तो दैट्स हाउ दे हैव प्रूव्ड द डायनामिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट उन्होंने गैसेस सॉलिड करा, उन्होंने क्या करा, व्हेन सोडा बॉटल इज ओपन, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इट फिजेस आउट रैपिडली। हमको पता है सोडा बॉटल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे हम उसको खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारी जो लिक्विड है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो भी निकल जाती है। अब क्या हो गया, जैसे हमने प्रेशर रिलीज करा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व थी वो कम हो गई, जैसे हमने प्रेशर रिलीज करा जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व थी लिक्विड में वो कम हो गई। तो वही होता है हेनरीज लॉ, ठीक है, वही होता है हमारा हेनरीज लॉ, which state that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is direct proportional to the pressure of the gas above the solvent। जितना ज्यादा आपने प्रेशर लगा रखा है सॉल्वेंट के ऊपर उतना ज्यादा वो डिसॉल्व होगी गैस, किसमें, सॉल्यूशन में या लिक्विड में। जैसे आपने प्रेशर रिलीज कर दिया जो गैस होगी वो बाहर आ जाएगी और उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो एट लो प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो वही हेनरीज लॉ बोलता है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो CO2 गैस है वो CO2 सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में था। जैसे आपने प्रेशर रिलीज करा द अमाउंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई एज सून एज द बॉटल इज ओपन। जैसे आपने बॉटल ओपन करी सम ऑफ द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम। तो जैसे आपने बॉटल खोल दी तो कुछ CO2 बाहर निकल गई, उसके बाद वापस आप ढकोगे उसको, जब आप वापस कवर करोगे फिर एक नया इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा जो कि होगा लो प्रेशर पे, जो कि होगा लो प्रेशर क्योंकि आपने बॉटल खोलने के बाद प्रेशर रिलीज कर दिया। रिक्वायर्ड फॉर द लो प्रेशर नेमली इट्स पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, उसी को बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, जो कि हर गैस का अलग अलग होता है। दिस इज हाउ द सोडा बॉटल इन द बॉटल when left open for the air for some time turn flat। इसी की वजह से क्या होता है, जैसे आपने खोल दी बॉटल को तो वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है। क्यों फ्लैट हो जाती है, क्योंकि में पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी, जैसे आपने खोल दी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो पहले फूली हुई थी फिर फ्लैट हो गई। इट कैन बी जनरलाइज दैट, तो सॉलिड और लिक्विड हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया, वो बता रखा है। तो ये बता रखा है लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में, सॉलिड लिक्विड, सॉल्यूट और सॉल्यूट के सॉल्यूशन के साथ, और गैस एक्वस के साथ। ये गैस क्या है, CO2 गैस, और ये CO2 इन द एक्वस फेज है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये बता दिया मैंने आपको। चलते हैं आगे। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि जो इक्विलिब्रियम है वो ओनली पॉसिबल इन क्लोज सिस्टम। अगर आपने क्लोज सिस्टम नहीं रखा, आपने खुला कर दिया तो सारे वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, वेपर्स बाहर निकल जाएंगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के अगर आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाना है तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए। बोथ अपोजिंग प्रोसेस अकर एट सेम रेट, ये सेम रेट पे होती है, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रिवर्स रिएक्शन हो, दोनों सेम रेट पे होती है, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। और डायनेमिक होता है बट स्टेबल कंडीशन होता है, ठीक है। डायनेमिक होता है, डायनेमिक मतलब रिएक्शन चल रही होती है। ऑल मेजरबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जो मेजरबल प्रॉपर्टीज होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। अगर आपने जैसे ही कुछ चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by the constant value of one of its parameter at a given temperature, ठीक है। वो characterized होती है किससे, constant parameter से, जैसे constant pressure बोल सकते हैं, constant temperature बोल सकते हैं। The magnitude of each quantity at any stage indicate the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium, ठीक है। जो magnitude है किसी भी क्वांटिटी का वो बताता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले वो कितनी रिएक्शन हो चुकी है, मतलब कितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है या कितना लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या दिखा रहा है, हमको पता है कि A+B हमारी रिएक्शन हो रही है, A+B और C+D। तो कुछ देर बाद क्या होगा, A+B रिएक्ट करेगा, A और B रिएक्ट करेंगे तो A और B की तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि A और B मिलकर क्या बन रहे हैं, C और D मिल रहे हैं। तो धीरे स्टार्टिंग में क्या था, A और B हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे रिएक्शन होगी टाइम के साथ साथ, तो A और B की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे A और B रिएक्ट करेंगे, A और B जैसे रिएक्ट करेंगे C+D कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पहले जीरो था, पहले C+D जीरो था, ठीक है, जीरो था। टाइम के साथ साथ क्या होगा, C+D की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और A+B की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जहां पर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस पॉइंट को, ठीक है, इसके बाद वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे क्या होगी, आप अब कुछ भी कर लो, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेंपरेचर। तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां से देख भी सकते हो आप कि जो इक्विलिब्रियम है उस पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है बट इक्वल नहीं हुई। इक्वल आप बनाओगे तो देखो इक्वल हो सकती है बट वो कुछ केसेस में हो सकती है। इक्वल आप बनाओगे तो इक्वल आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, इक्वल आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ध्यान से देखना,
ऐसे और ऐसे। तो यहां ये वाला जो केस है ना, ये इक्विलिब्रियम का केस है, सॉरी ये वाला जो केस है वो सेम कॉन्सेंट्रेशन का केस है, जो कि हर रिएक्शन में पॉसिबल नहीं होता है, बट हर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई वो पॉसिबल होता है। इसलिए हम सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपको सेम दिखाना है, अगर मान लो कि आपकी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई है, तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना है। ठीक है, आपको ग्राफ कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, तो ये यहां पर जो है सेम कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। चलते हैं आगे, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, अब केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, तो देखो when the rates of the forward and reverse reaction become equal, the concentration of the reactants and products become constant, हमको पता है। This is the stage of chemical equilibrium। तो आपकी कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, आपकी कोई भी रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो धीरे धीरे क्या होगा, A प्लस बी कन्वर्ट होगा C प्लस डी में, जो मैंने आपको बताया इसमें A प्लस बी धीरे धीरे C प्लस डी में कन्वर्ट होगा, और ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वही बता रखा है इस पैराग्राफ में। द डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो यहाँ पर भी इन्होंने डायनामिक नेचर को एक्सप्लेन करा है। उन्होंने क्या करा है, पहले सिंपल N2 प्लस H2 की रिएक्शन करवाई, ठीक है, सिंपल N2 प्लस H2 की रिएक्शन करवाई, और फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया NH3 के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। फिर बाद में उन्होंने क्या करा, बाद में उन्होंने ड्यूट्रियम की हेल्प ली, ठीक है, बाद में उन्होंने ड्यूट्रियम का करा, जिसको बोलते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाद में उन्होंने सेम रिएक्शन करवाई बट ड्यूट्रियम के साथ, दैट इज N2 प्लस D2 गिव्स, अगर हम बैलेंस रिएक्शन लिखें तो होगा N2 प्लस 3D2 गिव्स 2ND3। ठीक है, ये होगी रिएक्शन। तो बाद में उन्होंने ड्यूट्रियम की रिएक्शन करवाई, तो फिर दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, फिर दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, मतलब N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और N2 प्लस 3D2 गिव्स 2ND3। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, फिर बाद में क्या देखा कि वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गया, बट इक्विलिब्रियम पे आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वहां पर जब उन्होंने इस पूरे सॉल्यूशन का मास स्पेक्ट्रोमीटर करवाया, मास स्पेक्ट्रोमीटर मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम मास ऑफ आइसोटॉप्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ आइसोटॉप्स डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि रिएक्शन में ND3 तो था ही, रिएक्शन में NH3 तो था ही, बट रिएक्शन में और क्या क्या था, NH2D भी था, रिएक्शन में NHD2 भी था। ठीक है, तो ये सारे भी बन रहे थे रिएक्शन में H2 भी था, रिएक्शन में D2 भी था, बट रिएक्शन में HD भी था। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद भी क्या हो रहा है, रिएक्शन तो हो रही है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद भी रिएक्शन तो हो रही है, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, आइसोटॉप्स की मिक्सिंग हो रही है। इसी आइसोटॉप्स की मिक्सिंग होने की वजह से उन्होंने प्रूफ किया कि द इक्विलिब्रियम आफ्टर द रिएक्शन आफ्टर इक्विलिब्रियम आल्सो इज डायनामिक, इज कंटिन्यूअसली अकरिंग, दैट इज नथिंग बट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दैट्स हाउ दे हैव प्रूव्ड द डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस। तो उन्होंने सेम रिएक्शन करवाई N2 प्लस H2 की। तो शुरू में क्या होगा, N2, ये N2 है, ये N2 है वाला, और ये 3H2 है। अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये N2 नीचे क्यों बनाया और 3H2 ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स है। ठीक है, इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम 1 मोल N2 लेंगे तो 3H2 बनेगा, 1 मोल N2 लेंगे तो 3H2 बनेगा, तो इसलिए ट्रिपल इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखाई है आपको। ठीक है, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखाई है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम दिखाई है। आ रहा समझ में कि N2 नीचे क्यों बनाया और H2 ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। अगर आप इसका 15 ग्राम लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3। ठीक है, अगर आप 1 मोल लोगे तो 3 मोल बन रहा है। ठीक है, तो 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो इसलिए हमने ज्यादा दिखाया इसको। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और N2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे तीनों कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो ये मैंने दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है, ना कि सेम हुई है। ठीक है, सेम होती तो क्या होता, सेम होती तो हमको तीनों पे ऐसे ग्राफ बनाना होता, तो सेम नहीं होती है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। आई होप बच्चों का ये वाला डाउट जो है वो सॉल्व हो गया होगा। चलते आगे, तो ये बताया है। ठीक है, तो यूज ऑफ आइसोटॉप ड्यूट्रियम इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्लियरली इंडिकेट दैट chemical reactions reach a state of dynamic equilibrium in which the rates of forward reaction and the reverse reaction are equal and there is no net change in the composition. Net change होगा वो composition में 0 होगा, क्योंकि same amount of reactant product में convert हो रहा है और same amount of product reactant में convert हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम equilibrium। वहां पे change होगा वो 0 होगा। ठीक है, net change होगा वो 0 होगा, net change is 0। तो आप देखो ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ से ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ से ग्राफ बना रहे हो तो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, देखो हम लिख देता हूं मैं फॉरवर्ड रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, और मेरी रिवर्स रिएक्शन क्या है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, यही रिवर्स रिएक्शन है। तो पहले मैं बना रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ग्राफ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा क्या है,
H2 और I2 क्या है, हमारे रिएक्टेंट, तो ये स्टार्टिंग में इतने थे तो डिक्रीज होंगे धीरे धीरे, और HI जो है धीरे धीरे बनता जाएगा। तो यहां तक हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ध्यान से देखना। फिर मैं रिवर्स रिएक्शन के लिए बना रहा हूं, तो रिवर्स रिएक्शन में हमारा मेरा HI जो है रिएक्टेंट है, तो HI रिएक्टेंट, तो HI स्टार्टिंग से यहाँ पे होगी ना। अब बच्चे पूछेंगे कि HI को ऊपर क्यों बनाया है, यहाँ पे H2 I2 को इतना है यहाँ पे बनाया है और HI को यहाँ पे बनाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे HI जो है वो 2 है, ठीक है, HI के 2 मोल्स हैं। फॉर 1 मोल ऑफ H2 एंड I2 देयर आर 2 मोल्स ऑफ HI, दैट्स व्हाई हमने HI को यहाँ पे शो करा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो एकदम ऐसे आते हैं कि सारे सही लगते हैं हमको, ठीक है, जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे सही लगते हैं, बट कुछ चेंजेस होते हैं वहां पर, और ये चेंजेस वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो H2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 की कॉन्सेंट्रेशन वो यहां से स्टार्ट करनी है, बट HI की कॉन्सेंट्रेशन यहां से स्टार्ट करनी है, क्योंकि HI का अमाउंट डबल है किससे, H2 और I2 से। आया समझ में? तो देखो सेकंड रिएक्शन के लिए जो रिवर्स रिएक्शन हमारी वो क्या है, HI है उसमें रिएक्टेंट और H2 I2 हमारे प्रोडक्ट हैं। तो अगर चाहे से आप इक्विलिब्रियम, चाहे से आप फॉरवर्ड रिएक्शन देख लो या रिवर्स रिएक्शन देख लो, चाहे से आप फॉरवर्ड रिएक्शन देख लो या जैसे आप रिवर्स रिएक्शन देख लो, दोनों ही केसेस में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम अटेन एट द सेम टाइम। इक्विलिब्रियम दोनों ही पॉइंट केसेस में सेम टाइम पे अटेंड होगा, जो आप ग्राफ से देख भी सकते हो, ठीक है, दोनों ही पॉइंट पे सेम टाइम पे अटेंड हो रहा है, ठीक है, टाइम जो है वो सेम है, टाइम जो है वो सेम है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, सेम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और टाइम भी सेम है, मतलब दोनों ही केसेस में जो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम है वो सेम है। तो व्हाट वी कैन से दैट either you start from reverse reaction or either you start from forward direction or either you start from reverse direction, equilibrium attained at the same time. That is the very important property of equilibrium. I hope ये आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। Now law of chemical equilibrium, तो law of chemical equilibrium के लिए दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। On the basis of experimental studies of many reversible reaction, the Norwegian chemist Cato Maximilian Goldberg and Waage proposed in 1864, उन्होंने एक equilibrium equation दी, ठीक है, उन्होंने equilibrium equation दी। The equilibrium equation is also known as the law of mass action. Very important point, the law of mass action. अभी mass action क्या है? The law of mass action. Because in the early days of chemistry, the concentration was called active mass. ठीक है, early days में, ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये, मान लो 1864 की बात है, concentration को active mass बोला जाता था। active mass मतलब कि वो मास जो रिएक्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वो मास जो पार्टिसिपेट कर रहा है या एक्टिव है केमिकल रिएक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव मास। तो अब एक्टिव मास बोल लो या कॉन्सेंट्रेशन बोल लो, दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। एक्टिव मास लिखा है तो आपको वो कॉन्सेंट्रेशन ही लेना है, तो आपको क्या लेना है, वो कॉन्सेंट्रेशन ही लेना है। और कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो उन्होंने क्या बोला, जो Kc है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है आपको, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। देखो यहां से अगर मेरे को इस रिएक्शन लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर मेरे को इस रिएक्शन लिखना है तो देखो यहाँ पे पहले मोल्स लिखने पड़ेंगे आपको, ए के 2 मोल्स हैं, बी के 1, सी के 3 और डी के 1। तो जो मोल्स होंगे या जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो पावर बन जाते हैं उसकी, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर बन जाते हैं। तो आपको लिखना है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, तो सी और डी, और सी की पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, सी की पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा, और डी की पावर 1 बनेगा, जो कि हमको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियस होता है, और ए की पावर 2 बनेगा और बी की पावर 1 बनेगा, जो कि हमको लिखने की जरूरत नहीं होता क्योंकि वो ऑब्वियस होता है। अगर मेरे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2, ठीक है, ये भी देख लो, और 2 HI है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा Kc की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो HI, और HI के जो है जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगी, तो 2 जो है वो पावर बन जाएगा, डिवाइड बाय H2 की कॉन्सेंट्रेशन, H2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 है तो 1 ही लेंगे, और I2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लियर, तो ये लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन पूरी। एट गिवन टेंपरेचर द प्रोडक्ट concentration of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the products of concentration of reactants raised to their individual stoichiometric coefficients has a constant value and that constant value is called equilibrium constant, और इसी को बोलते हैं law of chemical equilibrium, ठीक है। ये पूरा डेफिनेशन लिखवा रखा है, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखो H2 I2 के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये H2 I2 के लिए आप इस लिखोगे, ठीक है। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, हमने पढ़ लिया है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपको बता दिया क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम बता दिया आपको मैंने। अब देखो 3 कंडीशंस होती है, द रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, ठीक है, जो रिएक्शंस प्रोसीड हो जाती है एकदम कंप्लीशन तक, मतलब जो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास HCl है, अगर हमने उसको वाटर में डाला तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा।
पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, तो पूरा ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं दिखा सकते, ठीक है। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इट्स अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस आ नहीं रही है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होगी, रिवर्स डायरेक्शन तो होगी नहीं। आ रहा समझ में, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होगी, रिवर्स डायरेक्शन तो होगी नहीं। तो यहाँ पे H+ बनेगा, या बोल सकते हो H3O+ बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, H3O+ बनेगा और प्लस Cl- बनेगा। तो वो रिएक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, उनमें हम इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंटली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें ऑलमोस्ट रिएक्शन खत्म हो गई है, उनमें हम इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है, दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट। इन सम केसेस इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करना एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, जैसी रिएक्शन है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी स्टडी द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस ओनली फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, जहां पे एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट हो मिक्सचर में और एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट हो मिक्सचर में, देन ओनली वी कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देन ओनली वी कैन डिफाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। The reactions in which only small amount of products are formed and most of the reactants remain unchanged at equilibrium state, तो यहाँ पे भी equilibrium find करना, equilibrium define करना hard हो जाता है। But the reactions in which the constituent of reactant product are comparable or in appreciable amount when system is in equilibrium, ठीक है। तो यहाँ पे हम equilibrium define कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही reactant और product appreciable amount में present हैं, ठीक है। ये ionic equilibrium हम next क्लास में पढ़ेंगे, तो मैं आपको next क्लास में बताऊंगा कि ionic equilibrium क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक रिएक्शन है H2 + I2 gives 2HI। इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा अगर Kc है मेरा, ठीक है, इसके लिए Kc है। अब मैंने सेम रिएक्शन लिखी बट रिवर्स कर दिया, ठीक है, सेम रिएक्शन है बट रिवर्स कर दिया, मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, जो Kc' होगा हमारा, जो Kc' होगा हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या हो जाएगा, Kc' = 1/Kc, ठीक है। तो जो आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिवर्स रिएक्शन में आप उसको उल्टा कर देना, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन में आप उसको क्या कर देना, इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं इसको रेसिप्रोकल बोल सकते हो या इसको इन्वर्स बोल सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इन्वर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपको मैंने एग्जांपल से बताया है, इन्होंने सिंपल करके देखा है, तो करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि Kc जो है Kc' = 1/Kc होता है। तो जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब हम किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी नंबर से आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किसी भी नंबर से। देखो अभी तो यहाँ पे ये हमने सिंपल इक्वेशन लिख रखी है, बैलेंस इक्वेशन। अगर इसका Kc है, इसके लिए मैंने डिफाइन करा Kc। अब मैंने क्या करा यहाँ मैंने पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान सुनना, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रिएक्शन को, Kc क्या हो जाता है, उसकी पावर बन जाता है, ठीक है। Kc क्या बन जाता है, उसकी पावर बन जाता है, मतलब Kc² बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए Kc² हो जाएगा, इसके लिए Kc हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और जब 2 से मल्टीप्लाई करा है तो Kc क्या बन गया, Kc क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, if we change the stoichiometric coefficient of a chemical equation by multiplying throughout a by factor, then we must take sure that the expression for equilibrium constant also reflect that change। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो उसमें भी चेंज आएगा। अगर आपने हाफ से मल्टीप्लाई करा, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखो, अगर आपने पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करा तो ये हाफ H2 बन गया, ये हाफ I2 बन गया, और ये 2 था तो ये हाफ HI, ये HI बन गया। 2 × हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें Kc क्या हो गया, इसमें Kc हो गया हाफ, ठीक है, इसमें Kc की पावर क्या हो गई, हाफ हो गई। तो आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जो Kc होगी उसकी पावर, वो नंबर होगा वो Kc की पावर से रेज हो जाएगा, ठीक है, वो Kc की पावर बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, वो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, Kc की पावर बन जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। तो अगर हम जनरल लिखें NH2 + NI2 gives 2NHI, तो यहाँ पे हो जाएगा Kc की पावर n, क्योंकि आपने n से मल्टीप्लाई करा है। सिमिलरली तो अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो अभी पढ़ा देता हूँ आपको। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A + B gives C + D, हमारा K1 है, उसके लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। हमारे पास है P + Q gives 2A + 2B, उसका है K2। हम जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, रिएक्शंस को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, A + B से A + B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2A है तो एक A कैंसिल हो जाएगा, और 2B एक B से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है जब हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला अगर सेम होते तो कैंसिल हो जाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला सेम होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। आ रहा समझ में, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम होते तो ऐड हो जाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला सेम होते तो कैंसिल हो जाते, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारा बचा P + Q और C + D प्लस यहाँ पे एक A कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया, तो C + D + A + B। अब आपने जब रिएक्शंस ऐड करी, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, जब आप रिएक्शंस ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं।
जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी और 3 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने A प्लस BB। तो अगर इस रिएक्शन के लिए K है, KC है, तो अगर रिवर्स कर दिया आपने रिएक्शन तो KC डैश हो जाएगा 1/KC, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया N से तो KC जो नया KC डबल डैश होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, KC N के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसकी पावर बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन। द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम दिस। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो आपको KC निकालना है। ध्यान से निकाल दो KC। हमको पता है हम KC कैसे लिखेंगे, हम KC कैसे लिखेंगे, KC होता है हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पावर। तो NH3 का होल स्क्वायर अपॉन N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3, क्योंकि H2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो सिंपल आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको वैल्यूज रखी है तो आप सिंपल वैल्यू रख दो। N2 की वैल्यू रखी है 1.5, H2 की 3 और NH3 की 1.2। सिंपल आप वैल्यू रख दो और फॉर्मूला आपका आंसर निकल जाएगा, KC की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। सिंपल क्वेश्चन था यहाँ। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया मतलब, होमोजीनियस हमको पता लग रहा है, हो मतलब सेम। तो जब आपकी केमिकल रिएक्शंस में जो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है वो सेम फेज में हो। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम फेज में आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हो, उनको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो देखो यहाँ पे एक्वस है, लिक्विड, एक्वस, एक्वस। ठीक है, एक्वस सब एक्वस में ही है, यहाँ पे भी एक्वस 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 में ही है, तो इनको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। आप देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। तो गैसियस सिस्टम में हम देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान एक चीज दिखाता हूं कि जो KC होता है वो कांस्टेंट, ये KC क्यों लिखा हमने, K मतलब तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये C क्यों लगाया हमने, C दिखाता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन। बट मान लो आपका एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, वहां पे आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल नहीं सकते हो, आपका गैसियस सॉल्यूशन है। तो गैसियस सॉल्यूशन में तो प्रेशर को आपको प्रेशर से डील करना पड़ेगा। गैसियस सॉल्यूशन में तो आपको प्रेशर से डील करना पड़ेगा, तो वहां पे आप डिफाइन करोगे KP। वहां पे आप क्या डिफाइन करोगे, KP डिफाइन करोगे, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर। तो ये एक्सप्रेस होता है प्रेशर में। दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक हमारा कॉन्सेंट्रेशन में एक्सप्रेस हो रहा है और एक हमारा प्रेशर में एक्सप्रेस्ड हो रहा है। अब देखो हमको पता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें हमारी कैसी केमिकल रिएक्शन होती है, आइडियल गैस होती है। ठीक है, आइडियल गैस होती है, तो उसके हम लगाएंगे PV इक्वल्स टू NRT। तो हम P का लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू N/VRT लिख सकते हैं। तो हम कौन सी गैस लेते हैं, आइडियल गैस लेते हैं। आइडियल गैस के लिए हमारी इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू NRT। तो P इक्वल्स टू N/VRT, N/V क्या हो गया, CRT। तो P इक्वल्स टू CRT। तो हमने प्रेशर को लिख दिया CRT। हम KC को हमको पता है, KC जो है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है गैसियस रिएक्शन के लिए, डील्स विद प्रेशर, सो KP इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो वही इन्होंने डिफाइन करा है, वो P इक्वल्स टू CRT। तो वही इन्होंने डिफाइन करा है, देखो यहाँ से H2 प्लस I2 गिव्स 2HI लिख दिया है। तो यही से डेरिवेशन करा है, डेरिवेशन आपको पता होने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान से देख लो। KC इक्वल्स टू क्या हो गया, ये HI स्क्वायर अपॉन H2I2। तो KC यहाँ पे लिख सकते हैं हम, P की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो P क्या हो गया, HIRT CRT हो गया, HIRT फिर I2RT और फिर H2RT। तो KP का जो एक्सप्रेशन हो गया, KP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना। KP का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, अगर हमारे पास रिएक्शन है H2I2, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो आपका KP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल PHI, और क्योंकि 2 है यहाँ पर तो यह हो जाएगा 2 P ऑफ H2 और P ऑफ I2। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, प्रेशर है। सिमिलरली तो फिर हमने क्या कर दिया, प्रेशर रख दिया यहाँ पर, फिर सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा KP इक्वल्स टू KC/RT del G। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज KP इक्वल्स टू, आपका ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, KP इक्वल्स टू KC/RT del G। अगर आपको KC की वैल्यू दे रखी है तो KP निकाल सकते हो, अगर आपको KP की वैल्यू दे रखी है तो KC निकाल सकते हो। यहाँ पे del G क्या है, del G आपको मैंने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाया था, वही बताया था। del G इज द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, सिर्फ आपको गैसियस लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ क्या लेना है, गैसियस लेना है, गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट लेने हैं। एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखो अगर पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम क्या होगा, जैसे होमोजेनियस क्या था, जहाँ पे सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है वो सेम फेज में थे। हेटेरोजेनियस मतलब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है वो सेम फेज में नहीं होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे। तो देखो सिंपल फर्स्ट रिएक्शन हमारी H2 लिक्विड टू H2 गैस, डिफरेंट फेज में। वेरी इंपॉर्टेंट, CaOH होल ट्वाइस प्लस एक्वस, Ca2 प्लस OH माइनस, तो एक सॉलिड में है, दो एक्वस में है। तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम often involve pure solid or liquid. We can simplify equilibrium expression for the heterogeneous equilibria involving a pure solid or pure liquid as the molar concentration of pure solid or pure liquid is constant. Very important point, तो ध्यान से मार्क कर लो इसको कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट। सब बोलते हैं यूनिटी होती है, यूनिटी नहीं होती है।
क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ना कि यूनिटी होती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट में आ सकता है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो कांस्टेंट होती है, यहाँ की यूनिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हमारे पास CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस है, तो देखो ये तो सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है हमारा, और ये भी हमारा प्योर सॉलिड है। तो हम Kc का एक्सप्रेशन में देखो ये कांस्टेंट है हमारा, अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा सॉलिड है, तो दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा नया Kc आएगा वहाँ पर, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नया Kc आएगा, दैट इज Kc डैश। और Kc डैश किसके इक्वल हो जाएगा, Kp के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ Kp के लिखते हैं, तो यहाँ पे जाएगा Kp इक्वल्स टू PCO2। तो आया समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज कांस्टेंट। तो सिंस CaCO3 and CO are both constant, therefore modified equilibrium constant for the thermal decomposition of calcium carbonate will be Kc dash CO2 और Kp equals to P pressure of CO2। यही ध्यान रखना था आपको। तो प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। H2 लिक्विड हो गया, CaCO3 सॉलिड हो गया, CO सॉलिड हो गया, सबकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ना कि यूनिटी होती है। ध्यान रखना, यूनिटी नहीं होती है, ठीक है। अब आता है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यूनिट जो होती है वो Kp और Kc के, वो डिपेंड करती है आपकी रिएक्शन पे, डिपेंड करती है आपकी रिएक्शन पे। देखिए ध्यान से देखो, H2 प्लस I2 गिव्स 2H है, तो यहाँ पे भी 2 मोल्स है, यहाँ पे भी पूरे मिला के 2 मोल्स है। तो जब आप Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे, जब आप Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे, Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे, तो वहां पे यूनिट्स नहीं होगी। बट ध्यान से देखो, N2O4 गैस और 2NO2, तो यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल है, तो यहाँ पर जो होगी वो यूनिट होगी। यूनिट क्या होगी, ये 2 है और ये 1 है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, तो हमारा बन जाएगा मोल पर लीटर। या तो अगर कॉन्स्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हो आप तो मोल पर लीटर बनेगा, और Kp के टर्म्स में लिख रहे हो तो यूनिट बार लिखेंगे। अगर सिमिलरली अगर हम ये देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे हमारे 4 मोल्स हैं। तो अगर हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, NH3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय N2 और 3H2, H2 की पावर क्यूब, H2 की पावर क्यूब। तो सिंपली क्या होगा इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा मोल पर लीटर स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 4। 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है और ये 1 है, तो 3 + 1 4 हो गया, तो 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोल -2। तो अगर मैं पूरा जो Kc की आपकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, 2 - 4 -2 हो जाएगा, तो मोल -2 और लीटर 2 बन जाएगा, ठीक है। मोल -2 बन जाएगा और लीटर 2 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स -2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा -1 × -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मोल -2 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, ठीक है। यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। अगर आपकी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है दोनों साइड, तो आपका यूनिट लेस होगी, अगर इक्वल नहीं है तो आपकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, जो मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल से। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो अब देखो ध्यान से देख लो, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन CO2 गैस प्लस C गैस गिव्स 2 CO गैस। अब देखो ये तो सॉलिड है, जो कार्बन है वो सॉलिड है हमारा, तो कार्बन सॉलिड का तो कुछ लेना ही नहीं हमको। वो बोल रहा है कि जो Kp की वैल्यू है वो 3.0 है एट 1000 केल्विन। इफ प्रेशर CO2 प्रेशर दे रखा है हमको 0.48 इनिशियली, एंड प्रेशर ऑफ CO 0 है, एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। तो देखो क्या कैसे करना है आपको, तो इनिशियली देखो पहले आपको लिखना है इनिशियल, कैसे क्वेश्चन करने हैं वो बता रहा हूं आपको मैं। पहले आपको लिखना है इनिशियल क्या लिखोगे, इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर दे रखा है हमको 0.48 बार, तो 0.48 हो जाएगा इसका हमको कंसिडर करना ही नहीं है, तो इसको कुछ लिखना ही नहीं, ना जीरो लिखना है ना कुछ लिखना है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डैश लगा दो या कुछ मत लिखो, ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, कुछ देर बाद क्या होगा, रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, CO2 का डिक्रीज होगा, तो ये होगा 0.48। कितना डिक्रीज होगा, मान लेते हैं x डिक्रीज हुआ, हम मान लेते हैं x डिक्रीज हुआ। ध्यान से देखना, ये 1 मोल है, 1 मोल के लिए 2 मोल CO बन रहा है, 1 मोल CO2 से हमारा बन रहा है 2 मोल CO। तो अगर आपका x मोल डिकम्पोज हो रहा है या x मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो आपका यहाँ पे कितना बनेगा, आपका बनेगा आपका 2x। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता है, ये मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ठीक है। ये मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट है कि अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल बन रहा है, तो अगर ये x डिसोसिएट होगा तो ये 2x बनेगा। आ रहा समझ में, ये 2x बनेगा। तो सिंपल आपको मिल गई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रेशर मिल गया आपको क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम प्रेशर मिल गए। अब आप क्या करोगे, अब आप इनको रख दोगे Kp में, अब आप इनको रख दोगे Kp में। तो Kp में जब रखोगे इनको तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.48 माइनस x, और आपको Kp की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। Kp की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 3.0। अब सिंपल आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका निकल जाएगा, देख लो। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 4, तो 4x स्क्वायर। सिंपल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 0.48 माइनस x,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, x मतलब कितना डिसोसिएट हुआ है। तो अगर जब x आ जाएगा आपका, अगर मान लो x आ गया, तो x आ गया तो प्रेशर ऑफ CO क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CO हो जाएगा 2x और प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 0.48 माइनस एक्स। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पूछा है, ठीक है, आपको पूछा है इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम पे ही निकालोगे, ठीक है, आप इक्विलिब्रियम पे निकालोगे ना कि इनिशियल निकालोगे, तो आपको इक्विलिब्रियम पे निकाला, तो ये इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है हमारे CO2 के और CO के। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने आपको बता दिया पहले कि एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैव अटेन्ड कांस्टेंट वैल्यू एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी, जब भी तो हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देख लो। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, कितना भी लो आप, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड इक्वेशन एट गिवन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बट आपने चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपको बता दिया मैंने कि अगर रिवर्स करेंगे रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी उसकी पावर बन जाएगा वो नंबर, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाएगा वो नंबर। तो ये बताया पूरे 5 एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या हो रहा है, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है, कितनी रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। तो देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी और केपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स। जो केसी है और केपी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की। मतलब जितनी ज्यादा केसी की वैल्यू उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू, जितनी ज्यादा केसी की वैल्यू उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू या केपी की वैल्यू बोल सकते हो, और जितनी कम केसी की वैल्यू उतनी ज्यादा रिएक्टेंट्स की वैल्यू। अगर आपका केसी कम होगा तो रिएक्टेंट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान आ रहा है। तो हमको 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है। पहला, केसी अगर 10⁻³ से बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेंट, प्रोडक्ट्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे, प्रीडोमिनेट करेंगे ओवर रिएक्टेंट्स, दैट इज केसी इज वेरी लार्ज, द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया व्हेन केसी वैल्यू इज ग्रेटर देन 10⁻³ अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है, मतलब 10⁻³ से मतलब 0.001 से भी कम है अगर केसी की वैल्यू, तो रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स। इफ केसी इज वेरी स्मॉल द रिएक्शन प्रोसीड रियरली, मतलब केसी की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंट हमारा बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोडक्ट में, क्योंकि केसी की वैल्यू कम है, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और प्रोडक्ट बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर आपको मान लें थर्ड केस में क्या है, जो केसी की वैल्यू है वो 10⁻³ से तो छोटी है बट 10⁻³ से बड़ी है, मतलब एक एप्रिशिएबल अमाउंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इन एप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, वो दोनों ही ऑलमोस्ट एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट है। इक्वल अमाउंट नहीं बोलते हैं, इक्वल अमाउंट मत बोल देना, एप्रिशिएबल अमाउंट। एप्रिशिएबल अमाउंट मतलब रिएक्टेंट भी है कुछ और प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। तो ये बता रखा है इसमें, अगर 10⁻³ है तो रिएक्टेंट्स हार्डली प्रोसीड, अगर 10⁻³ से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली लार्ज रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रोसीड टू कंप्लीशन, और ये बीच वाला आपका, ठीक है, ये बीच वाला बता दिया मैंने आपको। तो ये था हमारा इन वैल्यूज से, ठीक है, इन केसी की वैल्यू से या केपी की वैल्यू से हम क्या पता लगा सकते हैं, केसी और केपी की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट कितनी है, मतलब रिएक्शन कितनी हो चुकी है, क्या रिएक्शन खत्म नहीं हुई, खत्म हो गई ऑलमोस्ट, या रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए इन्होंने एक और कांस्टेंट जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट कब डिफाइन करेंगे हम, डिफाइंस एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम, जब आपका इक्विलिब्रियम पे नहीं रिएक्शन, उसके अलावा किसी भी टाइम पे आप क्यूसी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा किसी भी टाइम पे आप क्यूसी डिफाइन कर सकते हो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन व्हिच अ गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड एट एनी स्टेज। फॉर दिस पर्पस reaction quotient Q, the reaction quotient Q is defined in the same way as the equilibrium constant Kc, except that concentration of in Kc are not necessarily equilibrium values, ठीक है। QC में हम equilibrium values नहीं लेते, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं at any arbitrary time, ठीक है। QC जो डिफाइन होता है हमारा at any arbitrary time डिफाइन होता है, और फॉर्मूला सेम रहता है हमारा QC का भी, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी वो पावर बन जाएगी रिएक्टेंट की, सॉरी प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट की पावर बन जाएगी, सिमिलरली जो लिखा हुआ है। बट आपको ये पता होना चाहिए जो QC है उसमें हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट नहीं लेते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना। अब हमको QC को हमको KC के इक्वल करना है। अगर हमारा QC कम है तो हमको KC के इक्वल करना पड़ेगा। KC के इक्वल कैसे होगा, अगर हमारा QC कम है तो KC के इक्वल करना है हमको उसको, क्योंकि हमको तो इक्विलिब्रियम चाहिए। हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे बैलेंसिंग हो गई है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, बैलेंसिंग हो गई है। तो QC अगर हमको KC के इक्वल करना है, मतलब QC क्या है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, मतलब हमको QC को KC के इक्वल करना है तो हमको प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा।
अगर प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा तो हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा। तो वही आ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, QC इज ग्रेटर देन KC। देखो पहले ये देखो सेकंड पॉइंट, अगर QC कम है KC से तो हमको QC को KC के इक्वल करना पड़ेगा। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमको फॉरवर्ड रिएक्शन ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमको प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो QC की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, अगर QC की वैल्यू ज्यादा है, QC की वैल्यू ज्यादा हो गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी ज्यादा हो गई QC की वैल्यू, तो हमको QC की वैल्यू कम करनी पड़ेगी सो दैट वी विल अगेन रीच टू KC। QC की वैल्यू कम कैसे होगी? QC की वैल्यू कम होगी जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो QC की वैल्यू अगर ज्यादा है KC से तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर आपको QC की वैल्यू ज्यादा है तो KC की वैल्यू, QC को वापस KC के इक्वल होना पड़ेगा, अगर इक्वल होना पड़ेगा तो वापस रिवर्स जाना पड़ेगा, अगर QC की वैल्यू कम है तो उसको KC के इक्वल करना पड़ेगा, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर QC KC के इक्वल है तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर QC KC ज्यादा है तो रिवर्स, QC KC से छोटा है, QC छोटा है KC से तो QC को KC के इक्वल करना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और QC KC के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। तो वही दिखा रहा है डब्बों से। देखो अगर QC ज्यादा है KC से तो रिवर्स रिएक्शन, अगर QC छोटा है KC से तो QC को KC के इक्वल करना पड़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और QC और KC इक्वल है तो हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो वही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ KC फॉर दिस रिएक्शन। तो आपको देखो KC की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, KC की वैल्यू दे रखी है, और एट अ गिवन टाइम, कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम है उस पर आपको कॉम्पोजिशन दे रखा है। कॉम्पोजिशन मतलब आपको तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इतनी इतनी। तो आप पहले क्या करोगे? पहले आप QC निकालोगे। तो आपने QC कैसे निकाला? सिंपल फॉर्मूले से, क्योंकि हमको पता है B और C कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन और स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहां से हमारा QC निकला। अब QC देखो, हमारा QC आपका 1 है और KC आपका 10⁻³ है, मतलब QC बहुत ज्यादा बड़ा है। QC क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। QC बड़ा है मतलब हमको QC को क्या करना है? हमको तो QC को KC के इक्वल करना है, हमको QC को KC के इक्वल करना है, बट QC तो बहुत बड़ा है तो QC को छोटा होना पड़ेगा। QC कैसे छोटा होगा? जब रिएक्टेंट्स बढ़ जाएंगे और प्रोडक्ट्स कम होंगे। रिएक्टेंट्स कैसे बढ़ेंगे? जब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। जब क्या जाएगी? रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। सो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, देन ओनली QC विल बिकम इक्वल टू KC। Clear? So that's how we can predict the direction of reaction with the help of reaction quotient. चलते हैं आगे। Now next आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो। हमारे पास एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो तो क्या बोल रहा है, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 प्लेस्ड इन 1 लीटर रिएक्शन वेसल एट 400 केल्विन अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब 13.8 ग्राम डाल रखा है तो पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 13.8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ गया 0.15 मोल्स, ठीक है। अब यहां से क्या निकालेंगे? हम प्रेशर निकालेंगे PV इक्वल्स टू nRT से। हमारे पास N है, हमारे पास R है, हमारे पास T है, और हमारे पास वॉल्यूम भी दे रखी है कितनी? 1 लीटर। तो हमने यहां से निकाल लिया इनिशियल प्रेशर, ठीक है। ये जो हमारा निकला वो इनिशियल प्रेशर निकला। हमने क्या निकाल लिया? 4.98 निकाल लिया इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर N2O4 का कितना है? 4.98 है बार इनिशियल प्रेशर, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ N2O4 ही डाली है, अभी हमको सब क्लोज वगैरह करना है, तो ये तो 0 होगा। जैसे रिएक्शन हुई तो क्या होगा? ये 4.98 माइनस x होगा, और क्योंकि मैंने पहले बताया था क्योंकि 1 मोल है और ये 2 मोल है, 1 से 2 बन रहा है, तो अगर x डिसोसिएट होगा तो हमारा कितना बनेगा? 2x बनेगा, तो 2x बन जाएगा ये आपका। अब आपको क्या लिखना है? आपको Kp लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? Kp, तो Kp हो जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। NO2 का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 4.98 माइनस x। तो सिंपल आपको लिखना है और सॉल्व कर देना है, और आपका सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। 4.98 माइनस x, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है तो आपसे x निकालोगे, x निकालोगे तो फिर आपको रखना है, ठीक है। फिर आपको रखना है फॉर्मूले में, ठीक है। फिर आपको रखना है, और फिर KC कैसे निकलेगा? KP इक्वल्स टू KC RT डेल NG, ठीक है। KP कैसे निकलेगा? अगर एक बार आपने KP निकाल लिया तो KC निकल जाएगा KP अपॉन RT डेल NG। और डेल NG क्या होगा यहाँ पर? देखो ध्यान से, डेल NG क्या होगा? 2 - 1 नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, तो डेल NG हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे डेल NG रखा हुआ है आपने, 1 लिखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन। सिमिलरली PCl5 में क्या होगा? देखो PCl5 में आपको 3 मोल्स रखे PCl5 के, तो स्टार्टिंग करोगे आप 3 से, ठीक है। स्टार्टिंग करोगे आप 3 से, ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 - x, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है तो ये x बनेगा और ये भी x बनेगा, ठीक है। सिंपल ये बना रखा है उन लोगों ने। और फिर क्योंकि KC की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, KC की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, तो KC क्या हो जाएगा हमारा? KC हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 3 - x, और ये KC किसके इक्वल है? 1.80 की, तो 1.80 इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 3 - x।
सिंपल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। आप x, ये जो नीचे वाला x है ना, ये आप कब नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो, नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो, जब केसी की वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है। अगर केसी की वैल्यू लेस देन, ठीक है, ध्यान से देख लो, अगर केसी की वैल्यू लेस देन 10⁻³ से कम है, अगर 10⁻³ से कम है केसी की वैल्यू, तो आप इस x को डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब 3 - x ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 3 के। बट इस रिएक्शन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट इज 1.80, दैट इज बहुत ज्यादा डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डिसोसिएशन हुआ है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया डेल जी वाला, डेल जी और इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन होता है। तो डेल जी और इक्विलिब्रियम, देखो हमको बताया कि डेल जी जो होता है वो नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, है ना, ये बताया था मैंने आपको। और एट इक्विलिब्रियम, अब तो आपको इक्विलिब्रियम समझ आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो डेल जी है वो जीरो होता है, जो डेल जी है वो जीरो होता है। हमको पता है रिएक्शन, हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये आपको पता होना चाहिए फंक्शन फॉर्मूला। अब हमको पता है एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, क्यू सी इक्वल्स टू के सी हो जाएगा, और डेल जी जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यू सी इक्वल्स टू के सी हो गया, डेल जी जीरो हो गया, मतलब क्या पता लगा हमको, ये जीरो हो गया और ये के सी बन गया, तो हमारा आ जाएगा फॉर्मूला डेल जी इक्वल्स टू, ये डेल जी इधर आ जाएगा, या डेल जी नहीं आएगा इधर, ये माइनस आर टी एल एन क्यू को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा माइनस आर टी, और क्यू सी क्या बन जाएगा, के सी, तो माइनस आर टी एल एन के सी। तो ये फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पक्का से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से आपके पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज डेल जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी। तो उसी से क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, डेल जी नॉट, सॉरी ये डेल जी नॉट होगा यहाँ पर, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, तो उसी से आपके क्वेश्चंस कर रखे हैं यहाँ पर। तो डेल जी नॉट दे रखा है, तो डेल जी नॉट से के सी निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डेल जी नॉट के सी दे रखा है और डेल जी नॉट निकलवा रहा है, ठीक है। तो आपको एक कभी के सी देगा तो डेल जी नॉट निकालने के लिए बोलेगा, अगर डेल जी नॉट देगा तो के सी निकालने के लिए बोलेगा, तो वही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलते हैं आगे। नो नेक्स्ट आता है हमारा ली चैडल प्रिंसिपल, ठीक है। अब ली चैडल प्रिंसिपल होता क्या है, देखो जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, पहले से कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, और हमने क्या कर दिया, टेंपरेचर चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, या तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, हमने बाहर से कुछ डाल दिया, कुछ स्पीशीज डाल दिया, हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, हमने टेंपरेचर चेंज कर दिया, हमने प्रेशर चेंज कर दिया। तो अगर ये तीनों चीज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन शिफ्ट होगा, ध्यान सुनना, जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे कि जो हमने चेंज किया है वो न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है, जो हमने चेंज किया है वो अंडू हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके, या काउंटर एक्ट हो सके, ठीक है। जो भी हमने चेंज किया है इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस तरह शिफ्ट होगा जिससे कि जो हमने चेंज किया है वो जो चेंज है वो न्यूट्रलाइज हो सके, अंडू हो सके, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ली चैडल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions, there's a concentration, temperature, pressure of a system, will cause a system to change in such a manner so as to reduce the counteract so as to reduce or to counteract the effect of the change। जो इफेक्ट जो चेंज हुआ है, जो चेंज की वजह से इफेक्ट हुआ है उसको अंडू कर सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको काउंटरएक्ट कर सके, उस तरह से जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा। तो आप देखो पहला हमको देखना है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब देखो, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास रिएक्शन है H2 + I2 gives 2HI, ध्यान से देख लो पहले, अगर मैंने इसमें H2 ऐड कर दिया, अगर मैंने एक मिक्सचर, हमारा कंटेनर है उसमें रिएक्शन हो रखी है और इक्विलिब्रियम पे आ गई है, और मैंने बाहर से H2 ऐड कर दिया है, अब H2 ऐड कर दिया है, अब रिएक्शन क्या जाएगी कि जो H2 ऐड करा है ना मैंने, वो वापस कम हो जाए, जो रिएक्शन में जो मैंने एक्स्ट्रा H2 ऐड करा है वो कम हो जाए। कम कैसे होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि H2 रिएक्ट करेगा I2 के साथ, जो एक्स्ट्रा H2 डाला है मैंने वो एक्स्ट्रा I2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, 2HI। मतलब H2 अगर मैंने डाला है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, अगर मैंने 2HI डाला है, ठीक है, अगर मैंने HI डाल दिया है तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जिससे कि इक्विलिब्रियम जो HI की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो सके। HI कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगी, जब हम रिएक्शन रिवर्स कर देंगे, तो वहां पे रिवर्स रिएक्शन जाएगी या रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, आए समझ में। तो अगर H2 ऐड करा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर HI ऐड करा है तो रिवर्स डायरेक्शन। अब ग्राफ कैसे बनाओगे देखते हैं यहाँ से। देखो इनिशियल में क्या हो रहा था, जो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, तीनों क्या थे, इक्विलिब्रियम पे थे, H2 I2 और HI इक्विलिब्रियम पे थे। तो यहां तक अभी कोई छेड़खानी नहीं करी हमने, यहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे हो गए। जैसे हमने H2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है, H2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो आपको H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, यहां पे इसलिए बढ़ा रखा है, ठीक है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो H2 इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, मतलब H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन धीरे डिक्रीज हो रही है और फिर वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अगर H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कैसे डिक्रीज होगी, I2 की भी डिक्रीज होगी, क्योंकि H2 I2 के साथ रिएक्ट करेगा, H2 I2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जब H2 और I2 कंबाइन करेंगे तो HI कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर बढ़ गई और फिर वापस से इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, वापस से इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारी रिएक्शन कहाँ गई, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई क्योंकि हमने H2 बढ़ा दिया है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ H2I2 डिक्रीजेस, HI अमाउंट इंक्रीज बाय डबल, दैट इज व्हाई द reaction goes in forward direction. So that's how you can understand the effect of concentration change on equilibrium. जैसे हमने concentration change कर दिया वैसे equilibrium की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे केसी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे केसी चेंज नहीं होगा, केसी डज नॉट चेंज। केसी चेंज कब होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पे, तो यहाँ पे केसी चेंज नहीं होगा, केसी डज नॉट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा, तो नेक्स्ट देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ये जेईई मेन से पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, तो आपके पेपर में भी आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ध्यान से देख लो। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक इक्वेशन ली, Fe3 प्लस इक्वल्स गिव्स प्लस HCN माइनस इक्वल्स गिव्स, अब क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रखा है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeHCN2 प्लस ये बनाएगा। अब आपने क्या कर दिया, ये केसी लिख दिया। अब आपने क्या करा, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड आपने डाल दिया। आपने क्या कर दिया, इस रिएक्शन में, इस पिक्चर में ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया। अब जिस बच्चे को पता नहीं है कि ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, ऑक्जेलिक एसिड Fe3 प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ऑक्जेलिक एसिड Fe3 प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, Fe3 प्लस की कांस्टेंट डिक्रीज हो गई, Fe3 प्लस की कांस्टेंट डिक्रीज हो गई। अब रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जहां पे जिससे कि Fe3 प्लस की कांस्टेंट इंक्रीज हो, रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिससे कि Fe3 प्लस की कांस्टेंट इंक्रीज हो, तो रिएक्शन शिफ्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में, क्योंकि हमको Fe3 प्लस की कांस्टेंट इंक्रीज करनी, क्योंकि डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड ने रिएक्शन कर ली Fe3 प्लस के साथ, तो डिक्रीज हो गई कॉन्सेंट्रेशन, तो इंक्रीज कैसे होगी, जब रिएक्शन रिवर्स जाएगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि reacts with Fe3 plus ion to form the stable complex FeC2O4 whole thrice 2 minus, thus decreasing the concentration of Fe3 plus ion, और लीचर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होगी वो रिवर्स में जाएगी। सिमिलरली अगर हमने HgCl2 डाल दिया, अगर हमने डाल दिया HgCl2, तो HgCl2 आपको पता होना चाहिए कि HgCl2 जो है वो HCN माइनस के साथ क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अगर HCN माइनस की कांस्टेंट डिक्रीज हुई तो रिएक्शन का जाएगी, रिवर्स जाएगी वापस, क्योंकि रिएक्टेंट की कांस्टेंट डिक्रीज हो गई है। तो एडिशन ऑफ HgCl2 also decreases red color because Hg2 plus reacts with HCN minus ion to form stable complex। अब ये क्यों बोल रहा है कि रेड कलर डिक्रीज हो गया है, रेड कलर इसलिए डिक्रीज हो गया है क्योंकि रिएक्शन रिवर्स जा रही है। रेड कलर था प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स जाएगी तो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो जो डीप रेड कलर था पहले उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला एग्जांपल से पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला एग्जांपल ही पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट हमने Fe3 प्लस को डिक्रीज नहीं करा है, हमने ऑक्जेलिक एसिड डाल के और HgCl2 डाल के रिएक्शन को रिवर्स करा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज को ध्यान से देखो, इन हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस ओनली सॉलिड, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स can be ignored, very important point, because the volume and concentration of a solution liquid is nearly independent of pressure। जो वॉल्यूम है और कॉन्सेंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के, जो सॉलिड्स और लिक्विड्स की वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के लिए। तो हम सॉलिड्स के लिए प्रेशर कोई इफेक्ट पड़ेंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स पे प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ गैसियस सॉल्यूशंस पे। तो ध्यान से देखो, आप प्रेशर किससे रिलेट करोगे, वॉल्यूम से। तो अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाई, ध्यान से देखो, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाई तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। बट हम ये थ्योरेटिकल तो कर नहीं सकते हम, बट हम थ्योरेटिकली कैसे कर सकते हैं, थ्योरेटिकल में देख सकते हैं मोल्स के थ्रू। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। ध्यान समझना, हमारे पास एक रिएक्शन है CO प्लस 3H2 गैस गिव्स CH4 प्लस H2O। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 4 है, और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 है। ध्यान समझना, अब मैंने क्या करा, प्रेशर बढ़ा दिया। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो मुझे पता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, तो अगर प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स पड़ेंगे, तो रिएक्शन का शिफ्ट होगी, रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। ध्यान समझना, मैंने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कहां पे कम है, प्रोडक्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कहां पे कम है, प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन का शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लिख दो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आए समझ में। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहां पर है, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियरली आप QC और KC से समझ सकते हो कि अगर QC छोटा है KC से तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो मैं आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो QC और KC की वैल्यू अगर नहीं रखी होगी तो आपको नंबर ऑफ मोल से करना। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल दिखने दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे, और आपको दिखना है कि प्रेशर डिक्रीज कर रखा है, प्रेशर इंक्रीज कर रखा है, प्रेशर डिक्रीज कर रखा है।
सिमिलर अगर ये देखते हैं, ये वाली क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सॉलिड है हमारा और ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा गैस है। हमको मैंने आपको बताया कि प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ गैसियस सॉल्यूशंस पे होता है या गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स पे होता है। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं 1 और यहाँ पर 0 है, 0 है। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है इधर, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम है, रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे कम है क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। हमको सिर्फ गैसियस मोल्स लेने, तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, तो रिएक्शन जाएगी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन जाएगी आपकी बैकवर्ड और रिवर्स बोल सकते हो आप। सिमिलरली अगर प्रेशर डिक्रीज करा तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स कौन से, गैसियस मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है, फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन जाएगी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस कुछ नहीं है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में आपको देखो क्या देखना है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है। इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, इनर्ट गैस सच एज आर्गन इज एडेड व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। हमको पता है इनर्ट गैस होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि इनर्ट गैस पहले से स्टेबल होती है। द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड, इट इज बिकॉज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, क्योंकि वो ना ही वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगी, ना ही वो पार्शियल प्रेशर चेंज करेगी, तो उसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनडिस्टर्ब्ड ही रहेगा, ठीक है। हमारा इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहेगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर चेंज हमको पढ़ना है। तो व्हेनेवर एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम, द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस बिकॉज द रिएक्शन कोएफिशिएंट QC नो लॉन्गर इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाउएवर व्हेन अ चेंज इन टेम्परेचर अकर्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम KC इज कांस्टेंट चेंज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चेंज करते हो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या वॉल्यूम तो QC चेंज होता है। वहां पे क्या होता है, QC चेंज होता है, वहां पे QC चेंज होता है ना कि KC। बट अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वहां पे KC चेंज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि KC डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। KC डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो हमको ध्यान से देखो, इन जनरल द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ डेल H फॉर दिस रिएक्शन। तो हमको डेल H से भी मतलब है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी हैव टू डिफाइन विद द हेल्प ऑफ डेल H। ध्यान से देखना, हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमको सबको पता है कि एक्सोथर्मिक में डेल H जो होता है वो नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक में डेल H होता है हमारा पॉजिटिव। तो हम इसको दिमाग में रख के समझते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स को क्या करना पड़ेगा, हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो हमको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, डेल H नेगेटिव है यहाँ पर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ध्यान समझना, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर कम है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम कहाँ पर है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड में तो हीट डाल रखी है मैंने, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम किस साइड है, प्रोडक्ट साइड में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर कम है। कम कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड में। अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन जाएगी जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड में। टेम्परेचर ज्यादा कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि हमने हीट सप्लाई कर रखी रिएक्टेंट को। तो टेम्परेचर ज्यादा है रिएक्टेंट साइड में, तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमारा होगा रिवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली एक्सोथर्मिक में देखते हैं, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, डेल H नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, A प्लस बी की रिएक्शन करवा रहा हूं तो वहां पर क्या होगा, C प्लस डी तो बनेगा, वहां पर हीट भी रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा कहां पर है, प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर ज्यादा है। तो दो कंडीशन देखते हैं हम, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया अगर मैंने, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर कम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, टेम्परेचर जहाँ पे कम है। टेम्परेचर कम कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्शन जाएगी रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में तो हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा है। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन शिफ्ट होगी। इससे क्या पता लगा, इससे दो चीजें पता लगी। देखो अब मैं KC को बताता हूं इसमें, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, और फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब KC की वैल्यू बढ़ गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो KC की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो KC की वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो KC की वैल्यू कम हो जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो KC की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप दैट्स हाउ यू कैन रिलेट द टेम्परेचर एंड KC इन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, तो हमको यहां से क्या पता लगता है, एक चीज पता लगती है हमको यहां से कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहे हैं, फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे फॉरवर्ड जा रहा है लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है अगली साइड में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्होंने कर रखा है, तो देखो इन्होंने एक रिएक्शन ले रखी है, 2NO2 गैस गिव्स N2O4 गैस। देखो हमको पता है NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, N2O4 का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब ये जब NO2 जो है वो कन्वर्ट होता है N2O4 में, तो बहुत ज्यादा हीट सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी हमने क्या करा है, देखो बीच वाले बीकर को देखो, अभी हमने क्या करा है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, बीकर को टेस्ट ट्यूब में रखा है और वाटर एट रूम टेम्परेचर, और एक जो है एक टेस्ट ट्यूब को हमने रख दिया 270 केल्विन पे, मतलब टेम्परेचर। हमको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो लो टेम्परेचर फेवर्ड होती है, मतलब लो टेम्परेचर में हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब लो टेम्परेचर पे जो है ब्राउन कलर जो है, लो टेम्परेचर पे ब्राउन कलर जो होगा वो हमारा कलरलेस बनता जाएगा, जो हमारा लो टेम्परेचर है उससे ब्राउन कलर हमारा कलरलेस बनता जाएगा। तो ये लो टेम्परेचर है, ठीक है, ये 363 केल्विन है, सॉरी ये 363 केल्विन है और ये 270 केल्विन है, ये हाई टेम्परेचर है और ये हमारा लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर है, हमारा लो टेम्परेचर, ठीक है, ये 298 था तो 270 हमारा लो टेम्परेचर हो गया और 360 हमारा हाई टेम्परेचर हो गया। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब बैकवर्ड जाएगी तो ये जो है वो ज्यादा ब्राउन होता जाएगा, ठीक है, ये देखो ब्राउन ज्यादा हो गया ना, ज्यादा ब्राउन हो गया और ये बहुत लाइट ब्राउन हो गया, मतलब ये पूरा कलरलेस हो गया। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे जो पूरा का पूरा NO2 था वो N2O4 में कन्वर्ट हो गया। दैट्स ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बाय एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो सिमिलरली ऑल्सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी सीन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो आप ये वाली रिएक्शन, तो अगर एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू, ब्लू क्यों था, क्योंकि COCl4 की वजह से, ठीक है, 4 की वजह से ब्लू था। व्हेन कूल्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर, क्योंकि हमारे ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, और आपने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन और टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो आपका पिंक कलर ज्यादा बनेगा, द कलर ऑफ द मिक्सचर टर्न्स पिंक ड्यू टू COH2O6। तो आपको देखना है कि टेम्परेचर कम कर रखा है, टेम्परेचर ज्यादा कर रखा है, और आपको ये भी देखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है a catalyst increase the rate of chemical reaction by making available a new long energy pathway for the conversion of reactants to products। कैटलिस्ट क्या करता है, साफ साफ शब्दों में बता दूं, एक्टिव एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। क्या देखो हमारा जो पाथ 2 है उसमें हमने कैटलिस्ट यूज नहीं कर रखा, ठीक है, हमने जो पाथ 2 है ये हमारा, देखो हमारा एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये हमारा एनर्जी है ऑन बाय एक्सिस और ये हमारा ये हमारा एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। हमारा A+B एक रिएक्शन है, हमारी A+B गिव्स C+D, A+B C+D में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिएक्शन देनी पड़ेगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इतनी एनर्जी हमने दी फर्स्ट केस में, ठीक है, ये पाथ 1 है, पाथ 1 में हमारा इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ रही है और हमारा C+D बन रहा है। पाथ 2 में हमने क्या कर लिया, हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है, हमने पाथ 2 में कैटलिस्ट यूज कर लिया। और कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट यूज द ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, यूज द ऑल्टरनेटिव पाथवे टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे यूज करता है जिससे कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA को डिक्रीज करता है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, जब आपको 12th का चैप्टर पढ़ाऊं केमिकल काइनेटिक्स, जब पढ़ेंगे हम ये एकदम डीप में। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है बाय चूजिंग द ऑल्टरनेटिव पाथवे विच रिक्वायर्स लेसर एनर्जी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हमने कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी, बट it increase the rate of forward and reverse reaction that pass through the same transition state and does not affect the equilibrium, ठीक है। वो क्या करता है, जो दोनों रेट है, जो फॉरवर्ड रेट है और हमारी जो फॉरवर्ड रेट है और बैकवर्ड रेट है, उन दोनों को इक्वल अमाउंट में बढ़ाता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में बढ़ाता है। और कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट में कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो या बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों को ही इक्वल अमाउंट में डिक्रीज कर रहा है और रेट को इक्वल अमाउंट में ही इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को। बट कैटलिस्ट हमको कैसे हेल्प कर सकता है, कैटलिस्ट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर, कैटलिस्ट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर। इक्विलिब्रियम को अर्ली अटेन करने के लिए कैटलिस्ट हेल्प कर सकता है, ठीक है, कैटलिस्ट हेल्प टू अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर। क्यों? क्योंकि वो रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है, रेट को बढ़ा रहा है बट इक्वल अमाउंट में, ठीक है, रेट को बढ़ा रहा है इक्वल अमाउंट में। दैट्स व्हाई कैटलिस्ट कैन हेल्प अस टू अटेन द इक्विलिब्रियम अर्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट्स में, इसलिए आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, आपको एक पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं और आपको ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक इनकरेक्ट ऑप्शन में मार्क करना होता है। तो कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द
इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। देखो ध्यान से अब, एट लो टेम्परेचर रेट, देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हमको पता है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हमको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। क्या होती है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होती है। अब देखो क्या हुआ, केमिस्ट्री जब रिएक्शन करवाई, ध्यान समझना, केमिस्ट्री जब रिएक्शन करवाई तो लो टेम्परेचर में रिएक्शन तो हो रही है बट बहुत स्लो हो रही है, टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम, बहुत स्लो रिएक्शन हो रही है क्योंकि लो टेम्परेचर आपने कर दिया। तो लो टेम्परेचर पे होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव करेंगे। वेयरएज हाई टेम्परेचर गिव्स सैटिस्फैक्टरी रेट्स बट पुअर यील्ड्स, बट हाई टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो रेट तो बढ़ जाती है बट यील्ड होती है वो कम हो जाती है क्योंकि रिवर्स रिएक्शन चल जाती है। तो उसने क्या करा, जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हेबर ने क्या करा, डिस्कवर्ड दैट अ कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ आयरन दैट द रिएक्शन टू अकर एट सैटिस्फैक्टरी रेट एट टेम्परेचर, ठीक है। वो लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन जो है वो अच्छी रेट से मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया है। तो दैट्स व्हाई कैटलिस्ट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर, क्योंकि हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया, लो टेम्परेचर पे भी कैटलिस्ट अच्छी तरह रिएक्शन को फास्ट कर देता है। Whereas the equilibrium concentration of NH3 is reasonably favorable, since the number of moles formed in the reaction is less than the number of moles of reactants, the yield of NH3 can be improved by increasing the pressure। तो प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि जो हेबर्स प्रोसेस है उसके लिए क्या कंडीशंस, ऑप्टिमम कंडीशंस है। तो ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर फॉर सिंथेसिस ऑफ NH3 यूजिंग कैटलिस्ट आर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस है और जो प्रेशर है हमारा 200 ATM प्रेशर है। तो प्रेशर आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो रिएक्शन का शिफ्ट होगी, रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। और नंबर ऑफ मोल्स कहां पे कम है, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कहां पे कम है, प्रोडक्ट साइड में कम है। तो जो रिएक्शन होगी वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड होगी। तो ये बताना चाहते हैं। तो सिमिलरली आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ देख सकते हो। सिमिलरली इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। तो यहाँ पे Kc की वैल्यू देखो, Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 1.7 × 10⁻26। जब भी though the value of K is suggested of this reaction going to completion, but practically the oxidation of SO2 to SO3 is very slow। जो प्रैक्टिकली रिएक्शन जो है ना वो बहुत स्लो है। Kc की वैल्यू ज्यादा है, Kc की वैल्यू ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट्स तो बनेंगे बट बहुत टाइम ले रहा है प्रोडक्ट्स बनने में। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैटलिस्ट यूज करा। 10 प्लेटिनियम और डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 या प्लेटिनियम यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट के लिए टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। दो कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, प्लेटिनियम और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू इंक्रीज द रेट to achieve the equilibrium earlier। तो if a reaction is an exceedingly small Kc, our catalyst would be of little help। अगर Kc की वैल्यू बहुत ही कम है तो हम कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं टू अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मैंने बहुत ही डीप में चैप्टर पढ़ा है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज कॉमेंट बिलो कि क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स के नीट के, ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स के नीट के 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज करने हैं, नीट के 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज करने हैं, तो मेरे चैनल पे आपको क्या करना है, पहले आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है, पीवाईक्यू सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री में जाना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है, आपको ये दिखेगा। तो आप थर्मोडायनामिक्स के नीट के 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के नीट के 10 ईयर्स पीवाईक्यूज है। आप इक्विलिब्रियम के नीट के 10 ईयर्स पीवाईक्यूज कर सकते हो। आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो इक्विलिब्रियम के, ठीक है, ये तीनों आप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल हम आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पूरा करवाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम करवाने वाला हूं, और आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद ऑन पब्लिक डिमांड आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद आपको मैं पी ब्लॉक पूरा करवाने वाला हूं। पूरा पी ब्लॉक का एनसीईआरटी में आपको करवाने वाला हूं। एनसीईआरटी वन शॉट आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।